मॉडरेटर, लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार और एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा आयोजित रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड Q2 FY 25 आय सम्मेलन कॉल में आपका स्वागत है। अब मैं इस सम्मेलन को एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के मिस्टर धीरज मिस्त्री को सौंपता हूं। धन्यवाद। और अब आप ही बताइए सर। धीरज मिस्त्री, धन्यवाद। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की ओर से मैं रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के Q2 FY 25 कॉन्फ्रेंस कॉल में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करना चाहता हूं। आज हमारे साथ रेमंड के सीनियर मैनेजमेंट से मिस्टर अमित अग्रवाल, ग्रुप CFO, मिस्टर सुनील कटारिया, CEO और MD, मिस्टर समीर शाह, CFO और मिस्टर सनी देशा, हेड IR। अधिक समय न लेते हुए मैं चाहूंगा मिस्टर सुनील को कॉल आपके हवाले करने के लिए। सुनील कटारिया, अब मैं Q2 FY 25 के प्रदर्शन की मुख्य बातें पढ़ना शुरू करूंगा। हम आपके निरंतर समर्थन की गहराई से सराहना करते हैं, खासकर न्यू एंटिटी रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के रूप में 5 सितंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग लिस्टेड कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब इससे पहले कि मैं वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के प्रदर्शन पर अपनी चर्चा शुरू करूं, मैं एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस स्थितियों पर अद्यतन चल रही वैश्विक जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद और सप्लाई चेन संसाधनों वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। भारत इसमें अग्रणी बना हुआ है। विकास दर RBI ने वित्त वर्ष 2025 में 7.2% GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। हालांकि जैसे कारक अगस्त और सितंबर में अत्यधिक वर्षा, बढ़ती फूड इन्फ्लेशन जिसने CPI को 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया और विवेकाधीन खर्च पर असर पड़ा, ये कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं जो Q2 में खेला गया। इन प्रतिकूल परिस्थितियों ने उपभोक्ता भावनाओं को प्रभावित किया है और प्रभावित किया है समग्र खपत पर Q2 में अधिक सतर्क वातावरण को आकार देना। अब मुझे इसके बारे में बात करने दीजिए। प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया। कुल मिलाकर रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड व्यवसाय ने स्थिर तिमाही प्रदर्शन दिया। वर्ष की पहली छमाही में कई प्रतिकूल परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटना। इस तिमाही में हमने सामना किया सॉफ्टवेयर डिमांड, उपभोक्ता भावना में कमी और विवेकाधीन खर्च में कमी से प्रेरित, जो हमारे खुदरा दुकानों और आम तौर पर बाजारों में ग्राहकों की संख्या पर असर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप रेवेन्यू में कमी आई। परिणामी मार्जिन। इन चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदर्शन में क्रमिक रूप से सुधार हुआ। Q2 FY 25 में कुल आय 1735 करोड़ तक पहुंच गई। Q1 FY 25 में 1250 करोड़ से अधिक। तिमाही दर तिमाही वृद्धि लगभग 39%। हालांकि FY 24 की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 1849 करोड़ रुपए से कम हो गया, जो 6.2% की गिरावट थी। Q2 के लिए हमारा EBITDA 242 करोड़ रुपए रहा, जबकि Q1 FY 25 में यह 89 करोड़ रुपए और FY 24 की दूसरी तिमाही में 331 करोड़ था। EBITDA मार्जिन 13.9% के साथ। अब मैं आपको हमारे सेगमेंटल प्रदर्शन के कुछ मुख्य अंशों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ब्रांडेड कपड़ा खंड। ब्रांडेड टेक्सटाइल सेगमेंट का रेवेन्यू घटकर 854 करोड़ रुपए रह गया। वित्तीय वर्ष Q2 FY 25 की दूसरी तिमाही में 8% की गिरावट आई, जबकि वर्ष FY 24 की दूसरी तिमाही में यह 933 करोड़ रुपए थी। यह मुख्य रूप से नरम उपभोक्ता मांग, श्राद्ध जैसे मौसमी कारकों के कारण था और कम ग्राहक संख्या से द्वितीयक बिक्री पर असर पड़ रहा है। खंड EBITDA मार्जिन मुख्य रूप से कम रेवेन्यूज के कारण प्रभावित हुआ और वित्त वर्ष Q2 FY 25 की दूसरी तिमाही में 22.2% की तुलना में 18.9% था। Q2 FY 24 में इस तिमाही में हमने एक ऐसे सेगमेंट में नया प्रवेश किया है जो औपचारिक कपड़े है, श्रेणी जो हमारी रेडी टू सिलाई या सिलवाया एथनिक पहनने की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। ग्राहकों के लिए 150 से अधिक डिजाइनों के साथ, जिन्हें विभिन्न खंडों में पेश किया गया। इसके अतिरिक्त प्रीमियमाइजेशन यात्रा पर हमने बेलो इटालियानो कलेक्शन लॉन्च किया, जो प्रीमियम इतालवी मिलों से प्रामाणिक इतालवी फैशन लाता है, जिसका उद्देश्य उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों पर केंद्रित है जो विशेष प्रीमियम प्रोडक्ट्स चाहते हैं। हमारी लिनन शर्टिंग पेशकशों में भी बहुत सकारात्मक मांग देखी गई है, जो इस उत्पाद श्रृंखला में निरंतर रुचि को उजागर करती है। विपणन के मोर्चे पर हमने गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया,
जिसमें एनजीओ गूंज के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से ग्राहकों को जरूरतमंद लोगों को पूर्व स्वामित्व वाले परिधान दान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल के हिस्से के रूप में ग्राहकों को पतलून और शर्टिंग के कपड़ों पर निःशुल्क सिलाई मिलती है, जिससे सद्भावना को बढ़ावा मिलता है और हमारे ब्रांड की सामाजिक जिम्मेदारी मजबूत होती है। गौरतलब है कि साल की पहली छमाही में लाइफस्टाइल कारोबार मौसमी तौर पर कमजोर रहता है। ब्रांडेड अपैरल खंड की बात करें तो इस खंड का राजस्व थोड़ा अधिक था। पिछले वर्ष की समान तिमाही में 437 करोड़ की तुलना में 441 करोड़ वृद्धि थी। कम उपभोक्ता मांग और चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद नए स्टोरों के जुड़ने से समर्थन मिला। हमारी रणनीति प्रीमियमाइजेशन और कैजुअलाइजेशन पर जोर देने के साथ अपने वितरण पहुंच नेटवर्क का विस्तार करने पर केंद्रित है। हम अपनी उपस्थिति को भी केंद्रित कर रहे हैं और नई उत्पाद श्रेणियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें एथनिक्स बाय रेमंड और स्लीपवियर एंट्री स्लीप्स बाय रेमंड शामिल हैं। रेमंड द्वारा एथनिक्स आशाजनक मांग दिखा रहा है। 129 स्टोर अब चालू हैं और त्योहारी और आगामी शादी के मौसम को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम ब्रांड निर्माण में निवेश करना जारी रख रहे हैं और मौजूदा त्योहारी सीजन और साल की दूसरी छमाही में एक मजबूत विवाह कैलेंडर के साथ हम विकास की गति को बनाए रखने के बारे में बहुत आशावादी हैं। हमें अपने नए ब्रांड स्लीप्स बाय रेमंड के सफल लॉन्च की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है, जो बड़े पैमाने पर गैर ब्रांडेड पुरुषों के स्लीपवियर बाजार को लक्षित करता है। एक यूनिक एंट्री के रूप में यह इस श्रेणी में पहला राष्ट्रीय ब्रांडेड खिलाड़ी है। हमने पहले ही 60 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को नियुक्त कर लिया है और उत्पाद की कीमत 500 रुपये से 999 रुपये के बीच आकर्षक रखी है। मार्केटिंग के मोर्चे पर हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें इस सीजन के बेहद लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के लिए आधिकारिक वार्डरोब पार्टनर के रूप में चुना गया है। यह साझेदारी न केवल विशाल और विविध दर्शकों के बीच हमारे ब्रांड की दृश्यता को बढ़ाती है, बल्कि उपभोक्ता जुड़ाव के लिए एक अनूठा मंच भी प्रदान करती है। व्यापक रूप से देखे जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रम पर अपने नवीनतम संग्रहों को प्रदर्शित करके हमारा लक्ष्य गुणवत्ता और शैली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए लाखों दर्शकों से जुड़ना है। अपनी रणनीति के अनुरूप हमने अपने खुदरा पच्चीन का विस्तार जारी रखा है। इस तिमाही में 52 नए स्टोर जोड़े हैं, जिससे 30 सितंबर 2024 तक भारत में हमारे स्टोरों की कुल संख्या 1592 हो गई है। हमारे स्टोर अब भारत के 600 कस्बों और शहरों में फैले हुए हैं, जिसमें 129 एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स शामिल हैं। हम त्योहारी और शादी के मौसम के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और खुदरा उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद हम गारमेंटिंग सेगमेंट पर ध्यान देंगे। तिमाही के दौरान गारमेंटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू इस तिमाही में 260 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 286 करोड़ रुपए था। तिमाही के दौरान एबिटा मार्जिन पिछले वर्ष के 7.5% की तुलना में 9.6% था। हमारी लंबवत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला, जो कपड़े से परिधान तक निर्बाध रूपांतरण को सक्षम बनाती है, हमें बाजार में एक विशिष्ट लाभ प्रदान करती है। एक बार यह विस्तार पूरा हो जाने पर हम दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा सूट निर्माता बनने की उम्मीद करते हैं, जिससे आगे विकास और ग्राहक अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे उच्च मूल्य वाले कॉटन शर्टिंग सेगमेंट के रेवेन्यू में 8% का सुधार हुआ, जो पिछले वर्ष के 211 करोड़ रुपए की तुलना में 228 करोड़ रुपए था। घरेलू बाजार में त्योहारी और शादी ब्याह के दौरान अच्छी मांग की उम्मीद में भी ग्राहकों के लिए हमारे फैब्रिक ऑफर की मांग के कारण यह वृद्धि हुई। तिमाही के लिए एबिटा मार्जिन 9.7% था। वित्तीय मोर्चे पर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में हमारा नेट डेट 396 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल में नियोजित वृद्धि के कारण है, जो सितंबर 2024 में लगभग 325 करोड़ रुपए से बढ़कर 1692 करोड़ रुपए हो गई, जो मार्च 2024 में 1367 करोड़ रुपए थी। यह वृद्धि हमारे भर में इन्वेंट्री के नियोजित प्लेसमेंट से जुड़ी है। आगामी त्योहारी और मांग वाले विवाह सीजन की प्रत्याशा में खुदरा और वितरण नेटवर्क का विस्तार किया गया। अपनी विकास रणनीति के अनुरूप हम अपने खुदरा पच्चीन का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगले 18 महीनों में 200 अतिरिक्त स्टोरों को लक्षित कर रहे हैं, मुख्य रूप से एसेट लाइट फ्रेंचाइजिंग मॉडल का पालन करते हुए।
यह विस्तार हमारे एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स पर जोर देगा, जिससे हम एथनिक वियर सेगमेंट में बढ़ती मांग को पकड़ने में सक्षम होंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर धन्यवाद और हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक हैं। मॉडरेटर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सवाल जवाब सत्र शुरू करेंगे। पहला प्रश्न KSA शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से मनोज जेठवा की ओर से है। मनोज जेठवा, मेरा पहला प्रश्न स्लीपवेयर मार्केट से संबंधित है, जिसे आपने हाल ही में स्लीप ब्रांड शुरू किया है। मैं व्यवसाय, मार्जिन, भारत का बाजार कितना बड़ा है और क्या अमेरिका और अन्य यूरोपीय बाजारों में निर्यात करने की हमारी कोई योजना है, जहां हमारी पहले से ही उपस्थिति है, पर कुछ रंग जोड़ने की सराहना करता हूं। सुनील कटारिया, ठीक है, धन्यवाद। तो भारत में यह स्लीपवेयर बाजार मुख्य रूप से एक अनब्रांडेड मार्केट है और इस हद तक, ईमानदारी से कहें तो, इस बाजार का सही आकार प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। 6,000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के बीच कहीं भी विभिन्न आकार उपलब्ध हैं। हम बड़े अवसर देखते हैं और हमारा मानना है कि यही इस बाजार में हमारे लिए जीतने का औचित्य और अधिकार है। अब, इस बाजार में हमारा 4M, हमने जो काम किया, त्वरित काम जो हमने किया, हमने महसूस किया कि इस बाजार में सफल होने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपभोक्ता कारण हैं। एक तो यह कि उत्पाद के लिए बहुत अधिक गुणवत्ता और आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग कोई भी रात में सोने के लिए कर सकता है। और दूसरी बात, यह एक फैशन सेगमेंट से एक आवश्यक सेगमेंट में बदलाव है। और इसलिए, जिसे हम एक अलग ब्रांड के रूप में बनाने में सक्षम हुए हैं, वह रेमंड द्वारा स्लीप्स है, जहां हमने 2 बड़े सेगमेंट लॉन्च किए हैं। एक भारतीय पहनावा है जो दक्षिण में कुर्ता, पायजामा, धोती और पश्चिमी लाउंज वियर जैसी चीजें हैं, जो बहुत उच्च गुणवत्ता वाली टी-शर्ट, बॉक्सर शॉर्ट्स और, आप जानते हैं, ट्रैक पैंट है। उत्पाद रेमंड के मानकों के अनुरूप उच्चतम गुणवत्ता के हैं। और हमने जो किया है वो ये है कि हमने मूल्य निर्धारण एक टी-शर्ट के लिए 500 रुपए से लेकर एक सेट के लिए 999 रुपए, या इसी तरह 500 रुपए के कुर्ता से 999 रुपए के कुर्ता पायजामा सेट के बीच रखा है। तो ये 1,000 रुपए से कम का सेगमेंट है, जिसका उद्देश्य अनब्रांडेड स्लीपवेयर सेगमेंट को लोकतांत्रिक बनाना और अपग्रेड करना है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमने पूरे देश में 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त किए हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन TRS के हमारे अपने नेटवर्क के माध्यम से होगा, जो 600 से अधिक शहरों में फैला हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाना है, और इसके लिए हमने पहले से ही 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स को नियुक्त किया है। और जैसा कि हमने आज बात की, हम मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के लगभग 1,000 स्टोरों तक पहुंच चुके हैं। हम अगले 6 से 8 महीनों में लगभग 8,000 से 9,000 स्टोर तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे, या 10,000 स्टोर भी हमारे लिए एक आकांक्षा होगी। और हम पहले ही बाजार में पहला रोल आउट कर चुके हैं। मनोज जेठवा, तो मेरा दूसरा प्रश्न एथनिक ब्रांड से संबंधित है, जिसे रेमंड ने पहले ही लगभग 60 आउटलेट और 150 डिजाइन के साथ शुरू कर दिया है। तो आप अगले कुछ वर्षों में विकास पथ को कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? और आप तस्वा जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की तुलना में इस ब्रांड, एथनिक ब्रांड को कहां देखते हैं, जिसे कई औद्योगिक घरानों ने शुरू किया है? तो भारतीय विवाह उद्योग में ऐसा क्या अनोखा है? क्या आप प्रीमियमीकरण देखते हैं, या आप शादी के मौसम आदि में पैसे की फिजूल खर्ची देखते हैं? सुनील कटारिया, ठीक है। तो सबसे पहले, भारतीय एथनिक परिधान बाजार सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जो हाल के दशक में उभरा है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय शादी 2 दिन की शादी से 5 दिन की शादी में बदल गई है। इसी ने इसे एक बड़ी मोटी भारतीय शादी बना दिया। और आज पुरुषों का पहनावा, जो शायद 2 पोशाकों का 2 दिवसीय आयोजन हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के 5 से 6 पोशाकों में बदल गया है। इसलिए हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार इस बाजार के लगभग 12% से 13% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये बाजार आज लगभग 50 से 50 ब्रांडेड और अनब्रांडेड है, और ब्रांडेड हिस्सा केवल बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले मेरे विचार से ये गेम हमारे बनाम किसी अन्य ब्रांड या तीसरे ब्रांड के बारे में नहीं है।
अब एथनिक्स लोगों के लिए जीतने का अधिकार क्या है, इस पर आते हुए मैं एक सुधार करना चाहूंगा कि हम 60 स्टोर नहीं हैं। हम रेमन द्वारा एथनिक्स के 129 स्टोरों तक पहुंच चुके हैं और हम अगले 6 महीनों से 8 महीनों में 200 स्टोर्स को पार करने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रेमंड अभियान ने खुद को एक बहुत ही अनोखी जगह पर खड़ा कर दिया है। साथ सजेंगे तो खूब जचेंगे, जो कि शादी के लिए पूरी तरह से पारिवारिक एहसास है। हम राजस्व के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अगले 2 वर्षों से 3 वर्षों में हम इस ब्रांड से 3 साल की अवधि में 300 करोड़ रुपए से 350 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद कर रहे हैं। सुनील कटारिया: ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय जातीय परिधान बाजार सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जो हाल के दशक में उभरा है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय शादी 2 दिन की शादी से 5 दिन की शादी में बदल गई है। इसी ने इसे एक बड़ी मोटी भारतीय शादी बना दिया। और आज पुरुषों का पहनावा, जो शायद 2 पोशाकों का 2 दिवसीय आयोजन हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के 5 से 6 पोशाकों में बदल गया है। इसलिए हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार इस बाजार के लगभग 12% से 13% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये बाजार आज लगभग 50 से 50 ब्रांडेड और अनब्रांडेड है, और ब्रांडेड हिस्सा केवल बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले मेरे विचार से ये गेम हमारे बनाम किसी अन्य ब्रांड या तीसरे ब्रांड के बारे में नहीं है। अब जातीय लोगों के लिए जीतने का अधिकार क्या है, इस पर आते हुए मैं एक सुधार करना चाहूंगा कि हम 60 स्टोर नहीं हैं। हम रेमन द्वारा एथनिक्स के 129 स्टोरों तक पहुंच चुके हैं और हम अगले 6 महीनों से 8 महीनों में 200 स्टोर्स को पार करने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रेमंड अभियान ने खुद को एक बहुत ही अनोखी जगह पर खड़ा कर दिया है। साथ सजेंगे तो खूब जचेंगे, जो कि शादी के लिए पूरी तरह से पारिवारिक एहसास है। हम राजस्व के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अगले 2 वर्षों से 3 वर्षों में हम इस ब्रांड से 3 साल की अवधि में 300 करोड़ रुपए से 350 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद कर रहे हैं। मनोज जेठवा: ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा आखिरी और तीसरा प्रश्न आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल, विशेष रूप से इन्वेंट्री, आपके देनदारों, लेनदारों और उन सभी के प्रबंधन के संबंध में होगा। तो आप आगे बढ़ने का प्रबंधन कैसे करते हैं? सर, आप एबिडा और अपने पैट मार्जिन के संदर्भ में मार्जिन को कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? सुनील कटारिया: ठीक है, तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम वर्किंग कैपिटल प्रबंधन के बारे में बहुत सचेत हैं। और अभी आपने नेटवर्किंग राजधानी में जो वृद्धि देखी है, वो कुछ ऐसी है जो हम आम तौर पर करते हैं। और हमने थोड़ी योजना बनाई है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार शादी का मौसम एक तरह से पहली छमाही से दूसरी छमाही में स्थानांतरित हो जाएगा। अब 12 नवंबर से शादी का सीजन शुरू हो रहा है और अगले 5 महीने तक चलने की उम्मीद है। हम किसी भी स्थिति में उम्मीद करेंगे कि ये वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी और अगले आने वाले समय में कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारा मानना है कि मार्च के अंत तक हम वर्किंग कैपिटल के काफी नियमित और सामान्यीकृत स्थान पर होंगे। मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से देवांशु बंसल की ओर से है। कृपया आगे जाएं। देवांशु बंसल: हाँ सर, नमस्ते। सुनील, तो ये वर्किंग कैपिटल वृद्धि वास्तव में डेट में भी वृद्धि का परिणाम है। इसलिए मैं बस आगे चलकर कैपिटल एलोकेशन और विकास की मैपिंग के पीछे की आपकी रणनीति को समझना चाहता था। तो जाहिर है, पहली छमाही कमजोर थी, लेकिन हमने कर्ज के साथ वर्किंग कैपिटल बढ़ाने का फैसला किया। तो यहां आपकी रणनीति क्या है? क्या हम आगे भी कर्ज में और बढ़ोतरी देख सकते हैं? सुनील कटारिया: हाँ, तो सबसे पहले, यदि आप इसे देखते हैं, तो ऋण वृद्धि हमारे लिए केवल बहुत ही अल्पकालिक स्तर पर है। जो वास्तव में हुआ है, जैसा कि हमने कहा था कि हम बाजार में थोड़ा और अधिक आक्रामक तरीके से खेलना चाहते थे। स्टॉक प्लेसमेंट: हमने किसी बड़े केपेक्स व्यय की योजना नहीं बनाई है। कुल मिलाकर केवल एक ही विकास केपेक्स व्यय है जो हमारे लिए आवश्यक है,
वो है गारमेंटिंग कैपेसिटी विस्तार, जिसके लिए हम पहले ही लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसलिए हमने बहुत बड़े विकास केपेक्स व्यय की योजना नहीं बनाई है, जो हमारे डेट प्रबंधन के मामले में किसी भी दीर्घकालिक ऋण के मामले में दबाव डालेगा। देवांशु बंसल, तो इस साल के अंत तक हमें मौजूदा स्तर से कर्ज में कमी की उम्मीद करनी चाहिए। क्या यह सही धारणा है? सुनील कटारिया, हां, ये एक उचित धारणा होगी। देवांशु बंसल, दूसरा प्रश्न। सुनील, गारमेंटिंग और ब्रांडेड अपैरल दोनों ही मजबूत फोकस क्षेत्र थे और कंपनी के लिए विकास चालक होने का अनुमान है। हालांकि पहली छमाही में कम से कम यहां विकास के रुझान अपेक्षाकृत कमजोर है। क्या आपको इसमें कमी की उम्मीद है, क्योंकि उच्च किशोरावस्था में इन दोनों श्रेणियों के बढ़ने की उम्मीद थी? तो क्या आपको यहां हमारे गाइडेंस में गिरावट की उम्मीद है? सुनील कटारिया, गारमेंटिंग के मामले में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गारमेंटिंग परिणाम का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वो कुछ लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के कारण भी है, जो हमें रेड सी के हिस्से के कारण मिली, जहां लीड टाइम है लगभग 2 से 3 सप्ताह की वृद्धि हुई। ब्रांडेड अपैरल के मामले में, हां, ये एक तिमाही थी जो हमारे लिए 1% की वृद्धि थी और उस गाइडेंस से भिन्न जो हमने पहले दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तथ्य के आलोक में भी है कि पूरी पहली छमाही में बहुत ही कमजोर विवेकाधीन उपभोक्ता खर्च देखा गया है। हम जो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं वो ये है कि अब 5 महीने तक चलने वाले शादी के मौसम के साथ हमें अपैरल क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि या अपैरल क्षेत्र में स्वस्थ विकास देखना चाहिए। देवांशु बंसल, समझ गया। बस एक छोटा सा क्वेश्चन सुनील, तो H1 स्पष्ट रूप से उत्परिवर्तित हो गया है, लेकिन H2 के लिए प्रारंभिक संकेतों के अनुसार उच्च किशोर एबिडा के साथ कम से कम रेवेन्यू ग्रोथ वृद्धि संभव है, जो आपको समग्र रेमंड्स लाइफस्टाइल व्यवसाय के लिए बाजार से मिल रही है। क्या यह उचित धारणा है? सुनील कटारिया, तो ठीक है। देखिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा मतलब है गाइडेंस देना मुश्किल है और शायद स्तर पर सही नहीं है, लेकिन हम अच्छी वृद्धि देखेंगे। हम तो यही कह रहे हैं और हमारे पास एक स्वस्थ एबिडा मार्जिन बनाए रखना होगा।